बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जुनैद दीवान अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ और अपने तमाम देखने वाले नादरीन स्टूडेंट्स का अपनी इस एक और नई वीडियो के अंदर अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स मेरे देखने वाले सभी खैर वफ़ियत के साथ होंगे। तो जैसे कि वो तमाम स्टूडेंट्स वो लोग जो इस चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमने ये जो फैमिली एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जिसका नाम दी अमान अकेडमी है, जिसका मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि जो मोटो है कि एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए। इसके ऊपर हम जो है इसको लेके हमने इस मिशन को लेके इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था। तो जो स्टार्ट से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि सबसे पहले हमने इस चैनल के ऊपर सीरीज़ 1 का आगाज़ किया था। जिस सीरीज़ के अंदर हमने अब तक जो है वो यूनिट नंबर 1 जो है मैथमेटिक्स 10th क्लास उसको कवर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो था। देन उसके बाद इस चैनल के ऊपर सीरीज़ 2 का आगाज़ किया था हमने, और इस सीरीज़ के अंदर भी हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, उसका यूनिट नंबर 4 कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट किया अब तक। और आज जो है इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीरीज़ 3 का जो है वो मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ 1 और 2 दोनों में जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो हमने टच कर लिया था, बट 9th क्लास जो है वो अभी तक उसको टच नहीं किया था हमने। तो मैंने सोचा कि चलिए 9th क्लास बेसिकली वो भी बोर्ड की क्लास है, तो उनको भी साथ-साथ लेके चला जाए इस फैमिली के अंदर। तो आज इस सीरीज़ के अंदर इस वीडियो के अंदर चैनल की सीरीज़ 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 9th क्लास जो मैथ्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो गुज़ारिश आपसे यही है कि आपके पास ये जो इस पहली वीडियो है बेसिकली इसके अंदर मैं आपको यूनिट नंबर 1 का कांसेप्ट जो है मैट्रिसेस से रिलेटेड, मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो कांसेप्ट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो के अंदर। और एक्सरसाइज 1.1 क्योंकि ज़्यादातर 1.1 वो है थ्योरेटिकल है, बेसिकली सॉल्यूशन इतने नहीं है, बस लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्व करना है, जिसमें ए, बी, सी, डी वेरिएबल्स जो है मैट्रिक्स के अंदर से उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो वीडियो होने जा रही है बेसिकली इसके अंदर हम सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन वीडियो के अंदर ही जो है वो लास्ट के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 को जो है तो वो सॉल्व करवा दूँगा। तो गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाज़मी देखिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छी जो है वो क्लैरिफ़िकेशन हो जाए। तो चलिए अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास सीरीज़ 3 की जो है पहली वीडियो लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 बेसिकली दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं शॉर्ट से वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जो चैप्टर है मैट्रिसेस है, बेसिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये फील्ड ऑफ फिजिक्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ है कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो है वो मैट्रिसेस। बेसिकली ये वो अरेज के आप चैप्टर पढ़ते हैं 12th के अंदर, 12th ग्रेड में, हाउ टू फिल अरेज, तो उसमें बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो मैट्रिसेस का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है, साइंस की जितनी फील्ड्स हैं उसके अंदर मैट्रिसेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली हु प्रपोज द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले माइंड में जो होना चाहिए कि मैट्रिसेस ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये टर्म किसने यूज़ की थी। तो बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन बेटा, 1858 के अंदर उसने एक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से एक थ्योरी जो है वो पब्लिश की थी। और राइटर या पब्लिशर का जो नाम था वो आर्थर कैले था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और ईयर जो था वो बच्चे 1858, 1858 में, 1857 में बेसिकली जंग आज़ादी हुई थी ना, हिंदुओं और मुसलमानों ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। तो उसी से 1 साल बाद जो है अंग्रेज़ों का ही एक मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसने एक थ्योरी प्रपोज़ की और उस थ्योरी का नाम उसने रखा मैट्रिसेस। और उस मतलब उस बंदे ने सबसे पहले ये कांसेप्ट पेश किया था मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। तो मैट्रिक्स आपके पास ये चीज़ है रेक्टेंगुलर अरे। ये बेसिकली क्या होती है आपके पास, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरे ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज दैट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ए टू जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन, आपके पास मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उस पर मैं आपको डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करवाऊंगा।
Let's suppose there is a matrix, there is an alphabet A whose value is equal to 1 2 3 0 -7 and 8. तो मैंने अभी आपको क्या बताई डेफिनेशन, बेसिकली गौर से सुने दोबारा और इस एग्जांपल पे गौर करें. आई सेड दैट whenever a matrix is a rectangular array in which mathematical digits या values are arranged in the form of rows and columns and enclosed in a square bracket and denoted by any alphabet from A to Z. कि जब भी मैथ्स की वैल्यूज को आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में उनको अरेंज करते हैं और उनको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उनको क्लोज कर देते हैं और उसकी वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं एक मैथमेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जी, तो वो क्या बन जाता है, मैट्रिक्स. सो अ मैट्रिक्स is a rectangular array in which the mathematical digits are arranged in the form of rows and columns and enclosed in a square bracket and represented by a English alphabet from A to Z is known as matrix. क्लियर बच्चे, ये हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स के बारे में. देन रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. तो अगर आप इसकी बात कीजिए, रोज होती है हमारे पास बच्चे, आपके पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज लेफ्ट टू राइट, और कॉलम होते हैं बच्चे वर्टिकल एंट्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अगर इसी एग्जांपल को ले, मैट्रिक्स ए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर अगर मैं रो को देखना चाहूँ तो देयर आर टू रोज, वन इज R1 एंड अदर इज R2. R1 बेसिकली मैंने क्या किया बच्चे, लेफ्ट टू राइट देखने आपने हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, तो 1 2 3 पहली रो है, 1 2 3, ये ऐसे अगर इनको अलग अलग मैं लिखूँ तो. सेकंड लेफ्ट टू राइट है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल एंट्री, R2 इज 0 -7 एंड 8. डन बच्चे. और अगर कॉलम की बात कीजिए तो कॉलम मैंने क्या कहा था आपके पास बेटा, वर्टिकल एंट्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो 1 0 है एक कॉलम 1, 2 -7 है कॉलम 2 एंड 3 8 है कॉलम 3. तो C1 कॉलम 1 इज 1 0, देन C2 इज 2 -7 एंड सिमिलरली आपके पास 3 8 इज द थर्ड कॉलम. So basically in this matrices we have 2 rows, means 2 horizontal entries and 3 columns, 3 vertical entries. तो क्लियर हो गया बच्चे आपके पास रो एंड कॉलम के होते हैं. देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली एक ही टर्म के डिफरेंट नेम है, एक ही चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको 3 डिफरेंट नामों के साथ आपके पास लिखा जाता है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाए आपको, साइज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाए या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कहा जाए, तो एक ही बात है आपके पास. आपके क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है, जिसका आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, जिसका आपसे साइज पूछा जा रहा है या जिसका डायमेंशन आपसे कहा जा रहा है कि बताएं, बेसिकली आपने बताना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है m क्रॉस n या m बाय n. अब इसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर मैं आपको कहूँ कि ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी थी, इसका ऑर्डर बताएं ए का, तो वो क्या होगा बच्चे, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n. m मींस रोज, तो रोज कितनी थी, हॉरिजॉन्टल एंट्री लेफ्ट टू राइट 2, क्रॉस या बाय का आप बीच में सिंबल लगाएंगे, एंड कॉलम्स n मींस कॉलम्स, तो कॉलम कितने थे, वर्टिकल एंट्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वो 3 थी, तो 2/3 इसका मैट्रिक्स. लेट्स सपोज मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स सी, उसमें मैंने एक एंट्री लिखी है 3 और मैं कहता हूँ कि मुझे इसका साइज बताएं, तो इसका साइज क्या होगा बच्चे, साइज ऑफ सी m क्रॉस n. आप सबसे पहले लिखेंगे m बाय n, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स. तो m रोज मीन होती है टॉप टू बॉटम, और सॉरी लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल एंट्री लेफ्ट टू राइट एक एंट्री है, तो एक ही रो हो गई. n नंबर ऑफ कॉलम्स टॉप टू बॉटम, तो वर्टिकल, अब मैं इसको अगर पेंसिल भी रखूँ तब भी एक एंट्री आ रही है, तो 1 क्रॉस 1. सो द साइज ऑफ माई मैट्रिक्स सी इज 1/1, और 1 क्रॉस 1 एक ही कॉलम एक ही रो. एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल डी 0 -1 7, और आपसे पूछा जाता है कि इसका बताएं डायमेंशन क्या है. डायमेंशन ऑफ डी बेसिकली m क्रॉस n. m मीन नंबर ऑफ रोज, रोज मीन लेफ्ट टू राइट एंट्रीज,
तो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल एंट्री एक ही आ रही है। देखिए मेरी पेंसिल रखी तो एक ही है, बाकी मेरा मैट्रिक्स में कोई रो नहीं है, तो मेरा एम आएगा 1। कॉलम टॉप टू बॉटम, पहली टॉप टू बॉटम जे, दूसरी टॉप टू बॉटम जे, तीसरी टॉप टू बॉटम जे, तो मीन्स की आई हैव 3 vertical entries from top to bottom in the matrix D. That means there are 3 different column in matrix D. My order is 1 cross 3. क्लियर हो गया बच्चे? तो ये था आपके पास order of matrix. Now the last concept that we have to cover in the exercise 1.1 is equal matrices. Equal matrices. Whenever we have given 2 or more than 2 matrices, if their order plus corresponding entries are same, then the matrices are equal. ठीक है बच्चे? कि दो चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये एक दूसरे की इक्वल है या नहीं, सो यू हैव टू लुक फॉर 2 थिंग्स इन द मैट्रिसेस. पहला साइज, अगर एक मैट्रिक्स 1/1 का है तो बाकी भी 1/1 के होने चाहिए, एक 3/3 का है तो बाकी भी 3/3 के होने चाहिए, एक 2/4 का है बाकी भी 2/4 के होने चाहिए. मीन्स कि एक उनका ऑर्डर सेम हो, एक जैसा हो, देन कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम हो. कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती हैं बच्चे? बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ये होती हैं आपके पास, मैं लेट्स फॉर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए, हुज इंट्रीज बच्चे जो मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रीज का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट लिखे होते हैं ना, इनको इंट्री बोलते हैं आपके पास. जैसे मैट्रिक्स ए की जो इंट्रीज है वो 1 2 3 0 -7 8 है, तो इनको इंट्री बोला जाता है. तो मैट्रिक्स ए है, हुज इंट्रीज आर 0 1 -7 8, एंड आई हैव अनदर मैट्रिक्स बी that is 1 5 2 3, and another matrix C is equal to 2 -2 -7 1 6 plus 2. Now I have 3 different matrices and you have to tell me from out of these 3 which matrix is equal to another. कि ए बी सी जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें से आपने बताना है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से ए बी सी में से कौन सा मैट्रिक्स है एक दूसरे के जो बराबर है, ए बी के बराबर है या ए सी के बराबर है या बी सी के बराबर है. तो आपने देखना है इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं. तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए बच्चे कि हमें इसका क्या देखना है, यस ऑर्डर. तो ऑर्डर देखा जाए तो आपके पास सबके अंदर मैट्रिक्स ए के अंदर 2 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज तो 2 रोज, 2 वर्टिकल एंट्री 2 कॉलम, तो ये 2/2 का है. बी भी 2/2 के, सी भी देख लें 2 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज आपके पास है, 2 वर्टिकल एंट्रीज है. तो ऑर्डर तो तीनों का सेम हो गया. तो पहली प्रॉपर्टी तीनों की एक जैसी मैच हो गई कि ऑल 3 मैट्रिक्स हैव इक्वल ऑर्डर. अब देखते हैं सेकंड चीज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है या नहीं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है आपके पास, जैसे बच्चे मैट्रिक्स ए है तो इसकी पोजीशन के ऊपर मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, इसकी जो पहली एंट्री है जिस पोजीशन पे ए की पहली एंट्री पड़ी है जो बी के अंदर भी वही होनी चाहिए. तो जैसे यहाँ पे 0 है तो इसके यहाँ पे बी के वहाँ पे उसी पोजीशन पे जिस जगह ए में जिस पोजीशन पे 0 पड़ा है उसी पोजीशन में बी में भी 0 होना चाहिए. जिस पोजीशन में ए में -7 पड़ा है उसी पोजीशन में बी में भी -7 होना चाहिए. जिस पोजीशन में ए में 1 पड़ा है उसी पोजीशन में बी में भी 1 होना चाहिए. जिस पोजीशन में ए में 8 पड़ा है उसी पोजीशन में बी में भी 8 होना चाहिए. तो ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो कि सेम नहीं है, देख लें बच्चे सब डिफरेंट है. तो इट मींस कि ए और बी तो इक्वल नहीं हो सकते. बी और सी, तो बी में 1 है आपके पास, अच्छा आपके पास 1 है तो यहाँ सी में 2 - 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0. जिस पोजीशन में बी में 1 है उस पोजीशन में सी में 1 होना चाहिए था, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 2 कैंसिल होकर 0 दे रहा है. इट मीन बी और सी भी बराबर नहीं है. तो अब बी ना ए के बराबर है ना सी के बराबर है, ये आपके पास हो गया खत्म. ये तो इक्वल नहीं हो सकता किसी के. ए और बी को देखें, जिस पोजीशन में ए में 0 पड़ा है सी में भी क्या है 0, 2 - 2 क्रॉस होकर क्या हो जाएगा 0. जिस पोजीशन में ए में -7 पड़ा है सी में भी उसी पोजीशन में -7 पड़ा है. जिस पोजीशन में ए पे 1 पड़ा है आपके पास उसी पोजीशन में सी में भी क्या पड़ा है 1. जिस पोजीशन में ए में आपके पास 8 पड़ा है उसी पोजीशन में सी में भी क्या पड़ा है 6 + 2 8. तो इट मींस कि ए इज इक्वल टू सी. वो कैसे कि ए की जो एंट्री है ना आपके पास जैसे 0 है, जितनी भी आपके पास एंट्रीज हैं आपके पास मैट्रिक्स के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ. अगर जेनेरिक फॉर्म लिख लो, जनरल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की, मतलब एक मैट्रिक्स ए में जनरल लिखूं 2/2 का, तो उसके अंदर जितनी एंट्रीज होंगी वो ए से रिप्रेजेंट होंगी. ए 2/2 का मैट्रिक्स हो गया. अब ये जो ए आपके पास है ना, पहले ए की अगर बात करूँ इसके ऊपर मैं अगर प्लेस करता हूँ ये मार्कर ये ए के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल एंट्री देखी जाए तो ये आपके पास कौन सी बन रही है, फर्स्ट रो. वर्टिकल एंट्री भी देखो तो कौन सा बन रहा है, कॉलम फर्स्ट कॉलम. तो इट मीन्स कि ये जो ए है ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. पहली रो होती है आपके पास हर एंट्री के साथ और दूसरी उसका कॉलम होता है. तो ये A 1 1 बता रहा है कि इस पोजीशन में आपके पास
जो एंट्री पड़ी होगी वो रो 1 का हिस्सा होगा और कॉलम 1 का हिस्सा होगा। इस पे जब मैं मूव करता हूँ तो अब इस पे पेन प्लेस करूँ यहाँ से, तो ये देखा जाए हॉरिजॉन्टल एंट्री 1 ही है, रो पहली रो का हिस्सा है ये। लेकिन जब मैं वर्टिकल एंट्री करता हूँ तो ये आपके पास पहले कॉलम में नहीं आ रहा है, किसमें आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो इट मीन कि ये जो ए है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का हिस्सा है। फिर अगर मैं इधर आ जाता हूँ, इस पे पेन प्लेस करूँ, जो थर्ड आपके पास वैल्यू है, अगर मैं इसको रो वाइज देखा जाऊँ तो ये देखा पहली रो का हिस्सा नहीं है, ये किस रो का हिस्सा है, सेकंड रो का। लेकिन जब मैं वर्टिकल एंट्री की बात करता हूँ कॉलम की, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इट मीन कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी थर्ड में वो होगा हिस्सा सेकंड रो का हिस्सा होगा और कॉलम 1 होगा। सेम यहाँ पे ये जो ए है आपके पास, ये सेकंड रो का हिस्सा है और सेकंड कॉलम का हिस्सा है, A22। ठीक है, तो ये जनरल इसकी फॉर्म होती है। तो जिस पोजीशन में आपके पास यहाँ पे जो A11 की वैल्यू है, ए के अंदर सी के अंदर भी A11 वही है, A12 की जो वैल्यू ए के अंदर है वही सी के अंदर A12 की आपके पास। तो बेसिकली दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। तो आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.1। जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। जब आप बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप पाएंगे कि फाइंड ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस, या फाइंड डायमेंशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, या फाइंड साइज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो वो होता है आपके पास रो इनटू कॉलम। ऑर्डर क्या है बच्चे, आपने पढ़ा था m क्रॉस n, पहले रोज एंड देन कॉलम। तो अगर आपसे ए का पूछा जाए ऑर्डर क्या है, हरी अप शाबाश, यस, कितनी रोज हैं, 2 रोज, एंड कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ आपके पास, 2/2 या 2 क्रॉस 2, सेम 2 क्रॉस 2। यहाँ पे सी आपके पास रो हॉरिजॉन्टल एंट्री एक ही है, कॉलम वर्टिकल एंट्रीज 2 है, तो 1 क्रॉस 2। डी में हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 3 है, पहले ये है फिर ये है फिर 6, 3 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज आ रही है आपके पास और एक वर्टिकल एंट्री आपके पास। इसका ऑर्डर है 3/1। ई फर्स्ट रो इज AD, सेकंड रो इज BE, थर्ड रो इज CF, एंड कॉलम पहला कॉलम है ABC, सेकंड कॉलम है DEF। तो मीन्स कि देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। एफ के अंदर बच्चे में जो आपको एग्जांपल भी दी थी, 1 कॉलम एंड 1 रो, तो इसका आपके पास है 1 क्रॉस 1। जी देखा जाए आपके पास तो बेसिकली जी भी है 1 2 3 0 पहली रो है, 1 2 3 सेकंड रो है, 2 4 5 थर्ड रो है, कॉलम पहला 2 1 2, देन 3 2 4 एंड देन 0 3 5। तो दिस इज द बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ 3/3। एंड लास्ट इज पहली रो है 2 3 4, सेकंड रो है 1 0 6, पहला कॉलम 2 1, दूसरा 3 0, लास्ट 4 6। तो बेसिकली इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो आई होप कि बच्चों आपको पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। Now moving on to the question number 2 of the exercise, that is which of the following are equal matrices, कि इनमें से कौन किसकी इक्वल है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो बेसिकली देखें बच्चे, आपके पास पहला मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू क्या 3, मतलब कि आप बाकी जितने मैट्रिक्स गिवन है उसमें आप देखेंगे ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज 1/1, ये 1/1 का एक ही रो एक कॉलम है, तो 1/1 का और कौन सा है 3 5 में 2 एंट्रीज आ रही हैं। ये देखें C 5 - 2, ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ 5 - 3, ये एंट्री क्या हो जाएगी 3। तो 1/1 का ये भी हो गया, फिर करस्पॉन्डिंग एंट्री इसमें भी 3 इसमें भी 3। इट मीन्स कि बच्चे A एंड C बेसिकली ये आपके पास क्या है इक्वल, और कोई ऐसा मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा जिसकी आपके पास ऑर्डर इनके साथ सेम हो। तो A एंड C बराबर हो गए। देन B 1 रो एंड 2 कॉलम, 1/2 का ये आपके पास देख रहे हो क्या B एंड I, इसमें भी आपके पास एक रो, इसमें भी एक रो, इसमें 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी भी 3 है पहली, इसकी भी 3 है, इसकी दूसरी 5, इसकी भी 3 + 2 5। इट मीन्स कि B एंड I, क्योंकि ये सॉल्व होकर ये भी बनता है 3 + 2 5। तो B एंड I बेसिकली आर इक्वल। C हो चुका है D 5 3, मतलब कि आपके पास अगेन 1 रो 2 कॉलम, 1/2 1/2 यस। सो डी मैट्रिक्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं बन रहा आपके पास, ठीक है जी। देन ई 4062, 2 रोज 2 कॉलम, 2/2, उसी के एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ आपके पास, ये देखें H 4062, ऑर्डर भी सेम, तो ये दो आपस में क्या है इक्वल। देन F26, F के साथ ये गिवन है G 2 रोज, इसमें भी 2 रोज, G में भी, F में एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम। 3 - 1 देखें बच्चे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, 3 + 3 क्या बन जाएगा 6, तो 2 6 ऑर्डर सेम हो गया। डन बच्चे। देन ये जो आपके पास है J 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4,
2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चे 0, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चे 6, 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, 4062। तो ये E भी 4062 है, H भी 4062 है, तो E इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू J, ये तीनों आपस में बराबर। तो दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। डन बच्चे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स के अंदर अननोन वेरिएबल आ जाए और उनकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है ना बेटा, तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने उस मैट्रिक्स को तोड़ना होता है। मैट्रिक्स को क्या करना है, तोड़ना है, इन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लेकर आना है। तो जब भी मैट्रिक्स ब्रैकेट से बाहर आते हैं तो इक्वेशंस बनती हैं। जितनी आपके पास उसका ऑर्डर होगा ना, 2 बाई 2 के, 3 बाई 3 के, 4 बाई 4 के, जितना ऑर्डर है उतनी उसकी बनेगी, मतलब जितनी उसके अंदर एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर उतनी इक्वेशन बनेगी। जैसे मैट्रिक्स में 1 2 3 4 एंट्रीज है तो 4 आपकी क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन। अगर मैट्रिक्स में 6 एंट्रीज होती तो कितनी इक्वेशन बनेगी 6। तो अब जब ये मैट्रिक्स रेक्टेंगल से बाहर आएगी ना इसकी एंट्रीज, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर होंगी। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री पड़ी है राइट साइड वाले में मैट्रिक्स में, वो एक दूसरे की इक्वल होकर इक्वेशन बना लेंगे। तो जैसे ए प्लस सी, जिस पोजीशन पे ए वन वन, ये इसकी पोजीशन कौन सी बनती है मैट्रिक्स में बच्चे, ए वन वन है। इस मैट्रिक्स में ए वन वन क्या पड़ा है 0, तो ए वन वन ए प्लस सी इस मैट्रिक्स का, इधर ए वन वन की ये एंट्री आपके पास पहली रो और पहले कॉलम पे है वो है 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ए वन टू, ये एंट्री होती है ए वन टू। इस ए वन टू में लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स पड़ा है इसमें ए प्लस 2b इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सेकंड आपकी एंट्री है ए वन टू, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन टू है -7। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन सी माइनस वन, तो ये जो सी माइनस वन है इस मैट्रिक्स में, ये अगर बात की जाए तो ये आपके पास आ रहा है रो, अगर देखी जाए पहले तो सेकंड रो है और कॉलम क्या है 1। तो ए वन टू, सी माइनस वन हिस्सा है ए वन टू का, ए वन टू में इस पोजीशन में सी माइनस वन पड़ा है, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसमें ए वन टू में पड़ा हुआ है 3। अब देखिए पहले इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, इधर भी 2 वेरिएबल थे अननोन, सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इक्वेशन 3 बनी है ना इसमें एक ही वेरिएबल है अननोन, बाकी दोनों नाउन डिजिट्स हैं। तो मैं यहीं से सी फाइंड कर लेता हूँ। 1 माइनस इधर आगे 3 के साथ हो जाएगा प्लस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 4। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए टू टू, कि ये जो आपके पास एंट्री है ना 4d-6, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का हिस्सा है। तो ए टू टू पे इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है 4d-6, और इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ए टू टू पे जो पड़ा है वो 2d। मैट्रिक्स अननोन वेरिएबल 2 ही आ रहे हैं इस इक्वेशन में भी, लेकिन दोनों सेम है, ये भी डी ये भी डी। तो डी फाइंड करना है, डी इकट्ठे कर लेते हैं, एक साइड पे 2d प्लस, इधर आके माइनस, कांस्टेंट राइट साइड पे, इधर आके प्लस। 4d-2d is 2d is equal to 6, we have to find d। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोएफिशिएंट इधर आके डिवाइड, 2 1 2 2 3 6, तो d is 3। तो हमारे पास d भी आ गया, c भी आ गया। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज a प्लस c, तो हमें a फाइंड करना है, c गिवन है, ये c की जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूं, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगी a प्लस c की जगह उसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, a फाइंड करना है 4 इधर आके माइनस, तो a भी आ गया। देन इक्वेशन 2 हमारे पास है ए प्लस 2b, ए हमारे पास आ चुका है -4, बी हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू -4 जो फाइंड किया इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा ए की जगह -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, 4 माइनस इधर आके प्लस, 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा, माइनस ये कांस्टेंट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 7 - 4 3, b फाइंड करना है -3, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये बेसिकली आपके पास ए बी सी डी फाइंड करना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। So our a is -4, b is -3/2, c is 4 and d is equal to 3। तो आई होप कि बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मैं आज की वीडियो में यही कुछ था। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे मोहम्मद जुनैद को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक फोकस के साथ, ध्यान के साथ देखा है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक एक्सरसाइज 1.1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स से मुतल्लिक वो क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक। और अ, अब ये है कि इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद, एंड हो जाने के बाद, एक दफ़ा अपनी किताब ओपन करके, अपनी बुक को ओपन करके लाजमी उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे हो जाएँ और जो आपके वो क्लियर हो जाएँ, आप भूल ना जाएँ। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और वो तमाम लोग जो चैनल के ऊपर नए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं,
तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल के ऊपर हर सीरीज़ में आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी स्टूडेंट किसी वीडियो को स्किप ना करे, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस चैनल के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियो तक जो है तो मेरी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।